एक तरफ वो गुरु हैं जिन्होंने लाखों लोगों को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जो आज भी गहरे, बहुत गहरे विवादों से घिरा हुआ है। तो सवाल ये है कि वो संत थे या कुछ और। आज हम इसी रहस्यमयी शख्सियत ओशो की कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, ओशो को लेकर दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक खेमा उन्हें एक ज्ञानी गुरु मानता है जिसने लोगों को खुद को खोजने में मदद की, तो वहीं दूसरा खेमा उन्हें एक बहुत ही विवादास्पद नेता के तौर पर देखता है। और यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही गुरु की ये दो अलग अलग पहचानें बनी। एक तरफ आध्यात्म और ज्ञान और दूसरी तरफ गहरे विवाद। आखिर ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती थीं? तो सवाल तो यही उठता है ना कि एक आध्यात्मिक गुरु इतने बड़े बड़े विवादों के केंद्र में कैसे आ गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी पहचान इतनी उलझ गई? इस पहेली को समझने की शुरुआत होती है उनकी जीवन शैली से। सोचिए, एक तरफ तो वो एक सन्यासी का जीवन जीने की बात करते थे और दूसरी तरफ थीं रोल्स रॉयस गाड़ियां। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। अगर आप ओशो की शिक्षाओं को देखें तो उनका सार था सादगी और भौतिक चीजों से दूरी बनाना। उनका संदेश एकदम साफ था कि असली आजादी और खुशी तो दुनिया की दौलत से मोह तोड़ने में ही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसी सादगी की बात करने वाले गुरु के पास 90 से भी ज्यादा लग्जरी रोल्स रॉयस कारों का एक पूरा का पूरा कलेक्शन था। एक सन्यासी और इतनी दौलत, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। पर बात सिर्फ उनके निजी जीवन शैली तक ही सीमित नहीं थी। उनके आंदोलन ने एक ऐसा मोड़ लिया जो और भी बढ़ा और कहीं ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ। ये कहानी है अमेरिका की जमीन पर एक पूरा शहर बसाने की। जरा सोचिए, अमेरिका के ओरेगॉन के रेगिस्तान में जहां कुछ भी नहीं था, वहां एक पूरा शहर बसा दिया गया। नाम था रजनीशपुरम। यह सिर्फ एक आश्रम नहीं था, बल्कि एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया बनाने का बहुत बड़ा सपना था। ये शहर असल में अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग जिसके अपने नियम थे, अपना कानून था। ये बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ था, और शायद इसी अलगाव ने सबसे बड़ी मुश्किलों और विवादों को जन्म दिया। लेकिन ये जो आदर्श दुनिया बनाने का सपना था ना, वो बहुत जल्द एक डरावने सच में बदलने लगा। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां आध्यात्म की जगह गंभीर, बहुत ही गंभीर आपराधिक आरोपों ने ले ली। और इस कहानी के केंद्र में थीं मां आनंद शीला। वो ओशो की निजी सचिव थीं और रजनीशपुरम की सबसे ताकतवर लोगों में से एक। जल्द ही रजनीशपुरम का मैनेजमेंट और खास तौर पर मां आनंद शीला संगीन आरोपों के घेरे में आ गए। इसमें शामिल था लोगों के फोन टैप करना, इमिग्रेशन में धोखाधड़ी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आरोप था एक बायोटेरर हमले का, जिसमें आसपास के आम लोगों को जहर दिया गया। इन सब घटनाओं ने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या ये सब जो आध्यात्म का पर्दा था, उसके पीछे कुछ बहुत ही गहरा और अंधेरा चल रहा था? क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? तो फिर सच क्या है? क्या ओशो को इन सब घटनाओं की जानकारी थी? क्या वो ही इन सब के पीछे थे, या फिर ये सब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था और वो खुद अपने ही लोगों के जाल में फंस गए थे? इस सवाल पर आज भी दो अलग अलग राय हैं। एक पक्ष ये मानता है कि असली मास्टरमाइंड तो ओशो ही थे और सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा था। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि उनके लोगों ने, खासतौर पर मां आनंद शीला ने, उनकी शिक्षाओं का गलत इस्तेमाल किया और अपनी ताकत का फायदा उठाया। और शायद यही वजह है कि ओशो की विरासत आज भी दो हिस्सों में बटी हुए हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक आध्यात्मिक क्रांति थे जिन्होंने सोच के नए दरवाजे खोले, और कुछ के लिए वो एक गहरा रहस्य हैं जिसकी सच्चाई शायद अब कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। सच आज भी कहीं धुंध में छिपा है, और शायद ओशो हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे, संत या पापी। इस पूरी कहानी को जानने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है?